हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th से नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेस पर कुछ एप्लीकेशन, ये इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन जो हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। कोई ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को देख रहा है तब ऑब्जर्वर की आंख और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। मान लिया हमारे पास ये ऑब्जर्वर है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल मीन पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ऑब्जर्वर की अगर ये आई मान ली जाए, ये ऑब्जर्वर की आई है, तब ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है तब ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। लिखते हैं इफ एनी ऑब्जर्वर is viewing any object, if any observer is viewing any object, the straight line joining the eye of the observer to that object is called line of sight। तब उस लाइन को हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को लाइन ऑफ साइट, जैसे यहां बताया। सेकेंड, एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन जैसे हमारी एक पोजीशन है, कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अपने से ऊंचाई पर रखे किसी ऑब्जेक्ट को जब वॉच करता है, देखता है, व्यूइंग करता है, तब ऑब्जर्वर की आंख ऑब्जेक्ट के बीच हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इलेवेशन। यही पोजीशन है, क्या कहा, ऑब्जर्वर, या फिर ये कहें जो लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल से जब जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन। कब? जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से ऊपर है, किसी ऊंचाई पर। जैसे ऑब्जर्वर हमारा या ऑब्जर्वर ग्राउंड सरफेस पर है, ऑब्जेक्ट किसी हाइट
जैसे कोई टावर, कोई बिल्डिंग, कोई पेड़, वहां ऑब्जेक्ट है। तब ऑब्जेक्ट की जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन। डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम में सही है, चलो नया बना दें। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कहीं ऊंचाई पर है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से ऊपर है, यानी कि सब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी गर्दन या अपना सिर ऐसे ऊंचा उठाएगा, तब जो उसकी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनेगा वह होगा एंगल ऑफ इलेवेशन। यहां ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट को देखना है तो अपना सिर ऊपर उठाएगा, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से बिलो है, नीचे है, जब ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाना पड़ेगा, तब हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कोई ऑब्जर्वर किसी हाइट, जैसे किसी बिल्डिंग या किसी टावर या पेड़ पर बैठा हुआ है, वहां से ऑब्जर्व करता है, और किसको ऑब्जर्व करता है, जो जमीन ग्राउंड सरफेस पर या फिर उससे नीचे हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, तब हमारे पास जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैं यहां कहूं, यहां ऑब्जर्वर है और यहां ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑफ साइट हमारी ये आ गई, लाइन ऑफ साइट हमारी ये थी, लाइन ऑफ साइट। अब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से ऊंचाई पर है, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, यहां हॉरिजॉन्टल हमें ड्रा करना पड़ेगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऑब्जेक्ट ऊंचाई पर है एंगल ऑफ इलेवेशन, ऑब्जेक्ट गहराई पर है, नीचे है, तब लेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है, अगर हम एक ही डायग्राम के साथ एंगल ऑफ इलेवेशन बनाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए, तब नोट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, मैंने क्या कहा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बार मैं यहां ऑब्जर्वर कहूं और यहां ऑब्जेक्ट कहूं, तो ये है हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन। अगर इनकी
की पोजीशन बदल दे, जहां ऑब्जर्वर है वहां ऑब्जेक्ट आ जाए, जहां ऑब्जेक्ट है वहां ऑब्जर्वर चला जाए। यहां आपकी बात ऑब्जर्वर है और नीचे ऑब्जेक्ट, यहां लाइन ऑफ साइट, ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज कर दी, तो लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल आ गया, तो यह एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इनको एक ही डायग्राम में दिखाएं, पोजीशन चेंज कर दें, तो यहां हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और यह बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने पढ़ा है क्लास 7th में एंड 9th में पैरेलल लाइंस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, यह भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो एंगल जो बनता है हमारा ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल, तो यहां बनता है जेड, यानी कि ये एंगल आ गए एक दूसरे के अल्टरनेट, और दो पैरेलल लाइन के बीच अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारे बनता है अल्टरनेट एंगल, ये हमारे क्या है अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन के बीच जो अल्टरनेट एंगल बने हुए एंगल होते हैं हमारे सेम। इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसी कंडीशन में अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम खुद शो कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। कब? जब यहां चला गया था ऑब्जर्वर और यहां आ गया था ऑब्जेक्ट, तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और पैरेलल लाइन की कंडीशन से दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल हमारे होते हैं सेम, इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड नोट पॉइंट, कुछ हमारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जहां सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल की चर्चा होगी। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 होगा, उन्हें कहेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 होगा, उन्हें कहेंगे हम कंप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारे क्वेश्चन कुछ होंगे जहां सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री लिखा मिलेगा। थर्ड, whose sum is 90। जैसे मैं अगर एक हूं, दो एंगल मेरे पास है, एक एंगल ए एंड एक एंगल बी, और इसने कहा ये सप्लीमेंट्री है, तो यहां से हम समझ जाएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये कहता है कि कंप्लीमेंट्री है
तो इनका मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीन पॉइंट इसमें है। पहला मैंने बताया लाइन ऑफ साइट, सेकंड एंगल ऑफ इलेवेशन एंड थर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और फिर ये नोट पॉइंट है, किसी भी कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ इलेवेशन के इक्वल होते हैं। सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 180, कंप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 90। बेसिक थ्योरी हमारी यही है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन करने के लिए पहले मुझे क्या, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लूं। पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लूं, अब उसका मैं एक रफ डायग्राम स्केच करूं। रफ डायग्राम स्केच करने के बाद मुझे वहां पता लगा लेना है कि राइट एंगल ट्रायंगल कहां बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे कहां कहां हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम तीनों साइड, हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, बेस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्या बता। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, रीड करने के बाद एक रफ डायग्राम स्केच करेंगे। रफ डायग्राम के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल सर्च करना है। राइट एंगल ट्रायंगल कहां कहां है, जहां राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास वहां हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर साइड कैसे कैसे है, उनकी वैल्यूज क्या है। उसके बाद टी रेशोज हम चेक करेंगे, जो साइड दी गई होगी उन साइड के अकॉर्डिंग हम टी रेशो चेक करेंगे, क्या वहां साइन टी रेशो लगती है या फिर वहां कोस है या फिर वहां टेन है, वह बताएगा। अगर उस डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर और हाइट है तो साइन रेशो अप्लाई करेंगे। डायग्राम के अंदर बेस हाइट है तो कोस कर लेंगे। डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर और बेस है तो टेन यूज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 198। एग्जांपल फर्स्ट रीड करता हूं। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर ग्राउंड पर वर्टिकली मीन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के परपेंडिकुलर खड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट से 15 मीटर दूर पर है। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. Find the height of the tower. क्या कहा इसने? कहा एक वर्टिकल टावर जो ग्राउंड पर खड़ी है। कोई भी नामकरण कर ले, सपोज ए भी हमारी टावर है। अब टावर का फुट, ये टावर का टॉप, ये टावर का फुट, टावर के फुट से 15 मीटर दूर 15 मीटर अवे एक पॉइंट सपोज पी मान लें, और इसने कहा इस पॉइंट पी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन 60 है। ये लाइन ऑफ साइट और ये एंगल 60 है। क्या ये एंगल 60 है? अरे नहीं, एंगल तो लगता है कि शायद 45 के आसपास है। डायग्राम ऐसा बनाए कि हमें लगे कि एंगल लगभग 60 ही है। एंगल अगर हमारा 45 है तो बेस और परपेंडिकुलर सेम बनाएंगे। बेस परपेंडिकुलर हमारे सेम है, सेम जितना परपेंडिकुलर की लेंथ है वही हमारी बेस की लेंथ है, तो बिल्कुल ये हमारा एंगल 45 होगा। अगर मेरा परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है, तो एंगल जो होगा हमारा ग्रेटर देन 45, 45 से बड़ा आएगा जो भी हमारा एंगल बनेगा यहाँ। अगर मेरी हाइट कम है, बेस बड़ा है, तो ये एंगल लेस देन 45 आएगा, 45 से कम आएगा। तो ऐसे डायग्राम बनाना है कि हम चेक कर लेंगे एंगल 45 है तो सेम कर दो,
45 से ज्यादा है तो बेस को छोटा कर दो, 45 से ज्यादा है तो बेस को हाइट से बड़ा कर दें। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनाएं कि हमें नजर आए कि हाँ लगभग 60 है। हालांकि इस बात का कोई मायना नहीं है, लेकिन डायग्राम लगे कि ये सही कहता है। तो 60 था तो परपेंडिकुलर मेरा कुछ बड़ा होगा, बेस मेरा परपेंडिकुलर के अपेक्षाकृत छोटा होगा। लगता है 60 है। क्या कहा था, एक टावर जो ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ी है, इसके फुट से 15 मीटर दूर कोई पॉइंट और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर दैट इज AB इज इक्वल टू व्हाट, AB हमें निकालना है। फर्स्ट काम क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद डायग्राम को कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हम सर्च करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है। जब हमारी टावर वर्टिकली है तो ग्राउंड के साथ एंगल 90 ड्रा करेगी। therefore एंगल PAB is equal to 90, यानी कि पॉइंट A पर 90 एंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया जिस पर A पर 90, P पर एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल 60, B हमारा जो भी है। अब क्या निकालना है, निकालना है परपेंडिकुलर दिया है बेस, निकालना है परपेंडिकुलर दिया है बेस। तो इस मेथड से परपेंडिकुलर बेस 10 आ गया। तो 10P जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वहां की बात करेंगे, जिस पर 10P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर। डायग्राम के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देंगे रिटर्न में। इंट्रोडक्शन में हमने किसको टावर लिया है, पॉइंट हमारा कहां है, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, ये सब हम इंट्रोडक्शन में दे करके चलेंगे, क्योंकि इन सब के एनसीईआरटी के साथ जो है मार्क्स है। जब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होंगे या होम एग्जाम होते हैं, जब उसमें मार्किंग स्कीम यानी कि क्वेश्चन को चेक करेंगे, तब डायग्राम के इंट्रोडक्शन के भी मार्क्स हैं। डायग्राम ड्रा नहीं किया तो डायग्राम के जो मार्क्स फिक्स हैं, जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, वे हमें नहीं मिलेंगे। इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो उसके मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे, हमें सॉल्यूशन के मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही जब जोश ने कहा हाइट ऑफ द टावर, तो नीचे लिखना पड़ेगा वर्ड में देयरफॉर यहाँ है सो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू दिस, उस बात के भी मार्क्स हैं। तो अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली सॉल्व करें, बेशक शॉर्ट में कर दें। इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा क्या आ गया, जो इसने कहा डायग्राम में वहां क्या रिप्रेजेंट है, लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर या फिर रिप्रेजेंट ए टावर। AB इज इक्वल टू हम कहेंगे AB रिप्रेजेंट्स द टावर, या फिर कहते हैं बस यहां AB हमारा टावर है। AB क्या है, पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, या डिस्टेंस लिखे थे, द डिस्टेंस of the point P from the foot of the tower। टावर के फुट से 15 मीटर दूर पर
पॉइंट P की डिस्टेंस है हमारी AP है। यहां लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द टावर। एंड एंगल कौन सा APB इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ इन फिगर in right angle triangle या इन ट्रायंगल APB क्या बताया था, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, तो क्या आ गया 10 पॉइंट P पर है तो पॉइंट P 10P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन वैल्यू पुट करेंगे 10P 1060 डिग्री AB फाइंड आउट करना है, AP 15 दिया है, 1060 √3 इज इक्वल टू AB बाई 15 बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से आ गया AB इज इक्वल टू 15 √3। √3 की वैल्यू अगर गिवन है तो जरूर पुट करेंगे, नहीं गिवन है तो छोड़ देंगे। 10th क्लास में √3 की वैल्यू गिवन है तो वैल्यू पुट करें, सिंपलीफाई करें, अगर गिवन नहीं है, नहीं दी गई है तो नहीं करेंगे, बस ये भी हमारा आ गया। अब ए भी हमारा क्या था, ए भी हमारा था हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर ये कहा था, नीचे लिखेंगे लैंग्वेज से हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज कितनी आई 15 क्या मीटर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट गिवन क्वेश्चन में मीटर है तो यहां भी हम मीटर जरूर लिखेंगे, यह होगा हमारा आंसर। तो इसलिए डायग्राम बनाना कंपलसरी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देके चलेंगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल सर्च करके इस मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा टिप रेशो यूज किया है उसके हमारा आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज में आंसर भी लिखना कंपलसरी ही है। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे बता दिया, आगे आप लैंग्वेज की खुद थोड़ा प्रैक्टिस करें, मैं तो डायग्राम बनाऊंगा और फिर उसको सीधे सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, लैंग्वेज लिखने के लिए थोड़ी बुक की हेल्प ले सकते हैं। एग्जांपल सेकंड, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इसने कहा एक इलेक्ट्रिशियन है जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रिक पोल जिसकी हाइट 5 मीटर है रखता है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे। To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that she would use which? ऐसा काम करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए जो लैडर यूज करनी है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। When inclined at an angle of 60 at the horizontal, जबकि जो लैडर है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पर झुकी है, इंक्लाइंड है, would enable her to reach the repair position, जो रिपेयर पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसके लिए आवश्यक है। Also how far from the foot of the pole, पोल के फुट से कितनी दूर
शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, लैडर को पोल के फुट से कितनी दूर रखना होगा, यह बताना है। डायग्राम क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक पोल जिसकी हाइट नहीं दी गई है सर, दी गई है इसकी हाइट 5 मीटर। इलेक्ट्रिक पोल हमने मान लिया ए बी है। अब इलेक्ट्रिक फाल्ट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फाल्ट पोल की हाइट से 1.3 मीटर बिलो, यानी कि पॉइंट मैं सी पर कह रहा हूं, सी पर हमारा इलेक्ट्रिक फाल्ट है जहां उसको रिपेयर करनी है। अब इसको रिपेयर करने के लिए लैडर यूज किया, एंगल 60 है तो बेस छोटा बना लेंगे और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, कुछ भी पी कह लिया, एंगल कितना दिया है 60। क्या निकालना है, लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए और फुट से कितनी दूर लैडर को रखेगा, यानी बेस भी निकालना है, हाइपोटेनस भी निकालना है। डायग्राम ऐसे आ क्या चाहिए, परपेंडिकुलर दिया, बेस चाहिए, क्या यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस चाहिए, साइन यूज कर लेंगे। वर्टिकल पोल ये एंगल हमारा 90, तो राइट एंगल हमारा किस पर आ गया, ए पर आ गया, पी पॉइंट पर हमारा एंगल। मैं डायग्राम बना दिया मैंने, इंट्रोडक्शन सेल्फ करेंगे, थोड़ी बुक की हेल्प ले लेंगे। नाउ सॉल्यूशन इज इन फिगर, इन ट्रायंगल APB APC, क्योंकि ट्रायंगल यहां तक का काम करना है। अब इसके लिए हाइट कितनी बच गई, थोड़ा लिख चलें, ये हाइट हमारी कितनी 5, तो कंप्लीट हाइट थी, जो यहाँ परपेंडिकुलर है वह AC में से BC घटा दें, तो 5 माइनस 1.3 3.7, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। 10P is equal to perpendicular AC upon base AP, 10P 1060 is equal to AC 3.7 upon AP, निकाल ली है, वैल्यू पुट करें, अंडर रूट 3 is equal to 3.7 upon AP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3AP is equal to 3.7, AP is equal to 3.7 by under root 3। यहां दिया है लास्ट में, you may take under root 3 is equal to 1.73, तो यहां 1.73 लेना होगा। ठीक है जी। अब AP इक्वल टू कितना आ गया, AP इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई कितना दिया है, रूट 3 की वैल्यू 1.73, डिवाइड करेंगे आंसर लिख देंगे, हालांकि यहां दिया है 2.14 मीटर। एंड सेकंड हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस, कहां से आएगा, साइन से, एंड साइन P is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular AC upon hypotenuse PC, 10P 10 sin P sin 60 is equal to AC दिया है 3.7 upon PC, फाइंड आउट करना है, 1060 अंडर रूट 3/2 is equal to 3.7 by PC, क्रॉस मल्टीप्लाई करके PC निकाल लेंगे, PC इक्वल टू कितना आया 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, वैल्यू पुट करेंगे 3.7 into 2 डिवाइड बाय 1.72 इज इक्वल टू, कॉपी कर लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे जी, ये आया 4.28 मीटर।
लास्ट में आंसर देना है लैंग्वेज से। Hence the length of the ladder is AP. AP mean, oh sorry, PC. PC mean 4.28 meter. And the distance जो कहा उसने, the distance of the foot of the pole should see plus the foot of the ladder is equal to 2.14 meter. नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। रीड करिए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। चिमनी से, चिमनी में एक हमारी वर्टिकल पोर्शन में कोई भी बिल्डिंग जो होगी, एक चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? चिमनी की हाइट बतानी। क्या कहा? एक ऑब्जर्वर, हाइट दिया तो ऑब्जर्वर को भी थोड़ी हाइट शो करेंगे। जहां ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी गई होती तो ऑब्जर्वर को बस एक पॉइंट फॉर में लेते हैं। यहां तो हाइट दी है तो ऑब्जर्वर की हाइट, सपोज मैंने ऑब्जर्वर मान लिया ए बी है, यहां उसकी आई है, यानी कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन काउंट होगा। हाइट कितनी है इसकी? 1.5 मीटर। अब चिमनी इसके अपोजिट, चिमनी की हाइट कितनी दिखा रखी है? चिमनी की हाइट है, नहीं इसने कहा एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। चिमनी से 45 मीटर, अरे 45 नहीं भाई, 28.5 मीटर दूर एक चिमनी है। कुछ भी नाम रख लो, ठीक है, हमारी चिमनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस ऑब्जर्वर की आंख से, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो ये हमारी लाइन ऑफ द साइड होगी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल। यहां से डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे जो हॉरिजॉन्टल को शो करेगी, और ये एंगल दिया है हमें 45 डिग्री। सपोज ये पॉइंट आर जो पैरेलल है, बी आर पैरेलल टू ए बी, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। निकाला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी की हाइट निकाली है, ये हाइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये 1.5, यह भी हमारी 1.5 ही होगी। अब चिमनी की हाइट के लिए अगर मैं क्यू आर निकाल दूं, उसमें 1.5 ऐड कर दूं, तो चिमनी की हाइट हमारी पी क्यू आर। तो क्या करना है? जब ये मेरा 28.5 तो यह भी 28.5 मीटर ही होगा। ये मैं निकाल लूं, कौन? क्यू आर निकाल लूं। क्यू आर में 1.5 जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, हाइट ऑफ द चिमनी आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल कहां बनता है? आर बी क्यू में, इन ट्रायंगल आर बी क्यू। जी बेस दिया है परपेंडिकुलर, बेस पर 10, तो 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45 1 इज इक्वल टू क्यू आर। निकालना है बी आर 28.5, यहां से क्यू आर इज इक्वल टू आ गया 28.5। देयरफॉर कौन? पी क्यू। पी क्यू मीन हाइट ऑफ द चिमनी। पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा? क्यू आर प्लस पी आर। क्यू आर हमारा कितना है? 28.5 प्लस पी आर
1.5 इज इक्वल टू 30 क्या मीटर। लैंग्वेज से आंसर देंगे। हैज द हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू कितनी है जी 30 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल 4। फोर्थ एग्जांपल रीड करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30। क्या कहा ग्राउंड पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट से 10 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बेस बड़ा बनेगा। ये हमारी बिल्डिंग, ये हमारा कोई पॉइंट P, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट P दिया तो P लिखेंगे। ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर। बिल्डिंग कुछ भी कह रही, बिल्डिंग का नाम इसने यहां नहीं दिया है। यस सर। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग होस्ट किया गया है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45। यहाँ जो फ्लैग होस्ट किया गया है उस फ्लैग के टॉप का, ये जो हमारा सपोज यहां से ये हमारा फ्लैग है और इस फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45। ये था हमारा 30 डिग्री और ये हमारा आ गया 45 डिग्री। आगे बढ़िए। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ की हाइट बतानी। ये हाइट हमें कुछ भी नाम दे दिया BC, ये हाइट निकालनी, एक तो निकालना है BC। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, पॉइंट P से बिल्डिंग की डिस्टेंस भी निकालनी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल यानी एंगल एक पॉइंट A पर हमारा 90 बनेगा। राइट एंगल लेते हैं ट्रायंगल PAB में, PAB में परपेंडिकुलर 10, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, बेस निकल जाएगा। इन ट्रायंगल APB 10 30 is equal to perpendicular upon base 10 30 1 upon under root 3 is equal to AB 10 by AP cross multiply AB is equal to 10 under root 3 value to put in AP is equal to 10 under root 3 1.72 AP is equal to 17.2 मीटर। अब क्या निकालना है हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। इसको अगर मैं x मान लूं तो टोटल हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट हमारी आ जाएगी x प्लस 10 मीटर। अब इस ट्रायंगल में करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल APC 1045 is equal to AC perpendicular upon AP base 1 is equal to AC कितना है x plus 10 upon AP मैंने निकाल लिया 17.2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x plus 10 is equal to 17.2 x is equal to minus 10 7.2। लैंग्वेज से आंसर देंगे। Hence the height of the flag staff is 7.2 meter and the distance of the building from the point P is
17.2 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल फिफ्थ। फिफ्थ एग्जांपल, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। क्या कहा, एक टावर खड़ी है ग्राउंड सरफेस पर जिसकी छाया, शैडो पर छाई 40 मीटर लॉन्गर है, ज्यादा हो जाती है। कब, when the sun's altitude, यानी sun's altitude का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, is 30 then when it is 60। जब ये 30 से 60 हो जाता है, 60 से 30 होता है, तब इसकी जो शैडो की जो लेंथ है वो 40 मीटर ज्यादा हो जाती है। क्या हुआ, ये हमारी कोई टावर, कोई भी नाम कर लें, ए बी टावर, इसकी शैडो कब, जब हमारा एंगल 60 था। जब एंगल 60 था तो ये हमारी शैडो थी। जब एंगल हमारा 30 हो गया, जब एंगल हमारा 30 हो गया तो ये जो हमारी डिस्टेंस है 40 मीटर ज्यादा हो गई। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, ए बी निकालना है। अब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल बनेगा पॉइंट ए पर, कंप्लीट बेस नहीं है। अरे यहां यूज करूंगा, यहां से मैं 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, मालूम दोनों नहीं है, इसको करूं tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, बेस मेरा अधूरा है। तो क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल लेंगे, इसको मैं x मान लिया, सपोज ये x मीटर है, और ये हाइट मेरी सपोज मैंने मान ली h मीटर है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, एक APB और एक AQB। इन ट्रायंगल APB tan 60 is equal to perpendicular base AB upon AB, tan 60 under root 3 AB H upon AP X। यहां से h या x वैल्यू निकाल लेंगे। कौन निकालना है, हमें निकालना है h, x को करना है एलिमिनेट। तो x की फॉर्म में निकाल लें, x इक्वल टू कितना आ गया, h बाई अंडर रूट 3 से इक्वेशन फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल कौन सा, AQB, AQB tan 30 is equal to perpendicular upon base, tan 30 1 upon under root 3 AB H